पढ़ाने का। मैं जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ ये फ़िज़िक्स का कोर्स रहेगा हमारा, और इसमें हम जेके एसएसबी के लेवल और एसएससी के लेवल तक इसमें हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। और मैं ये चाहता हूँ कि आपके जितना भी फ़िज़िक्स का जो पोर्शन आपको एग्ज़ाम में आता है वो आप अच्छे से अटेम्प्ट करिए और पूरे मार्क्स उसमें आपने लाने हैं। ये पॉसिबल तभी होगा जब आप अच्छे से पढ़ोगे, क्योंकि अभी तक आपने कभी भी फ़िज़िक्स के अंदर पूरे मार्क्स इसलिए नहीं लाए कि आपको किसी मास्टर ऑफ फ़िज़िक्स ने नहीं पढ़ाया होगा। क्योंकि करते क्या हैं, लोग कॉपी करके पढ़ाते हैं, सेम चीज़ें रिपीट कर देते हैं, उनमें से कभी भी क्वेश्चन के जो आंसर है वो नहीं निकल के आते। क्योंकि फ़िज़िक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें डेली कुछ ना कुछ नया होता रहता है। तो आप नई की तरफ जाने के लिए या तो कम से कम मास्टर्स चाहिए होगा, या उससे लेवल ऊपर की बात करें तो स्कॉलर की बात होती है। तो अच्छे से अगर फ़िज़िक्स पढ़नी है आपने तो आप मेरे साथ जुड़ जाइए, और मैं आपके साथ जुड़ के इस कोर्स को हम अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे। और मेरा जो लेवल रहेगा पढ़ाने का वो बिल्कुल इजी लेवल रहेगा। मैं कोई डिफ़िकल्ट लेवल की बात नहीं करूँगा, उस लेवल से पढ़ाऊँगा कि हर एस्पिरेंट्स जो है वो अच्छे से इसको व्यू करे और अच्छे से उसको समझ जाए। और एग्ज़ाम के अंदर जब ये क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे तो आप आराम से उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सको, ठीक है ना। तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है, बहुत ही आसान सब्जेक्ट ये फ़िज़िक्स होता है। तो आप इस वीडियो को देखो, देखने के बाद अपने कमेंट्स हमने बताने हैं कि वाकई ही हमें मज़ा आया है पढ़ने का, और हाँ वाकई ही हमने कुछ सीखा है। अब जो मेरा पढ़ाने का तरीका ये रहेगा कि मैं एक टॉपिक को कम से कम 2 वीडियोस के अंदर कवर करने की कोशिश करूँगा, जो बड़ा टॉपिक होगा। क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि मैं 1-1 घंटे की या 2-2 घंटे की वीडियो बना दूँ और जो एस्पिरेंट्स है वो बोर होना स्टार्ट हो जाएँ। फ़िज़िक्स बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, इसको बड़े ही इंटरेस्टिंग वे में हम पढ़ेंगे और आपको वाकई ही इंटरेस्ट आएगा फ़िज़िक्स पढ़ने के अंदर। अब हम स्टार्ट करेंगे। जो टॉपिक मैंने चुना है आपके लिए वो रहेगा फ़िज़िक्स का टॉपिक, जो है वेव वाला टॉपिक, क्योंकि ये थोड़ा सा इजी भी है और समझने के लिहाज से आपको मज़ा भी आएगा इसमें पढ़ने का, और काफ़ी नए आप सीखोगे भी इसमें, क्योंकि आप एक मास्टर से पढ़ने जा रहे हो, ना कि किसी और से पढ़ोगे जो 12th पास आपको यूट्यूब के अंदर पढ़ा देते हैं, और जिनकी अपनी फ़िज़िक्स के जो बेसिक कंसेप्ट है वही नहीं क्लियर होते, तो आप एक्सपीरियंस के क्या क्लियर करेंगे वो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, और फिर स्टार्ट जब टॉपिक ख़त्म होगा तब आपके व्यूज़ लेंगे और देखेंगे वाकई ही आपने कुछ सीखा है नया या नहीं सीखा है। ओके, तो हम बात करेंगे, जो आज का हमारा टॉपिक है वेव की हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत होगी ये वेव होता क्या है। तो मैं बहुत ही बिल्कुल शॉर्ट टर्म्स में लिखूंगा, कोई मैंने डेफिनेशंस नहीं आपको लिखानी है, इन सिंपल टर्म हम लिखेंगे, समझना है हमें, क्योंकि हमें जो है वो एमसीक्यू एग्ज़ाम देना है, ना कि हमें थ्योरी एग्ज़ाम देना है। तो सिंपल आपने याद रखना है, वेव हमारे पास होता है डिस्टर्बेंस। सिंपल वर्ड्स में मैं कहूँगा वेव हमारे पास होता है एक्सपीरियंस डिस्टर्बेंस ऑफ एनी मीडियम। जब कभी भी हम किसी मीडियम को डिस्टर्ब करते हैं तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो जाती है, एक वेव प्रोड्यूस हो जाती है। अब मीडियम की अगर हम बात करें तो इसको समझाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। मीडियम हमारे पास अलग अलग होते हैं। हमारे पास एयर एक मीडियम है अगर हम बात करें, और एयर हमारे पास गैस के अंदर आता है। याद रखना कि हमारे पास 3 किस्म के मीडियम होंगे। पहला गैस आता है हमारे पास, नंबर सेकंड लिक्विड की अगर हम बात करें तो ये एक अलग मीडियम होगा हमारे पास, और नंबर थर्ड अगर हम बात करें तो सॉलिड होगा हमारे पास। इन तीनों में से अगर हम इन तीनों मीडियम को अगर हम जब डिस्टर्ब करते हैं तो हमारे पास एक वेव प्रोड्यूस हो जाती है। ओके, क्लियर हो गया। तो मीडियम हमारे पास ये 3 मीडियम होते हैं, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। जब आप किसी गैस के मीडियम को डिस्टर्ब करोगे, लेट अस सपोज हम एयर की बात करते हैं, जब कभी एयर के पार्टिकल्स को डिस्टर्ब किया जाता है तो एक वेव प्रोड्यूस होती है। उस वेव को हम क्या कहते हैं, तो अपने याद रखना, उस वेव को हम कहते हैं विंड। विंड वेव का नाम आपने सुना होगा। अब ये विंड वेव क्या होती है, जब कभी भी एयर पार्टिकल्स जो होते हैं उनको जब डिस्टर्ब किया जाता है। अब डिस्टर्ब करने का मीनिंग ये है कि मान लो मेरे अपने हाथ को यहाँ से यहाँ मूव करवाता हूँ और यहाँ से यहाँ मूव करवाता हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एयर पार्टिकल्स को डिस्टर्ब कर रहा हूँ। और जब भी मैं ऐसा काम कर रहा हूँ तो इसके साथ एक वेव जनरेट होती है। ठीक है, समझ में आया। इसी तरीके से लिक्विड के अंदर भी वेव बनती है। जैसे पानी अगर हो तो पानी में अगर आपने स्टोन डाल दिया तो क्या होगा, लहरें बनना स्टार्ट हो जाएंगी, तो उसको हम वाटर वेव कहते हैं। सिमिलरली सॉलिड के अंदर भी हमारे पास क्या प्रोड्यूस होती हैं, वेव होती हैं। लेट अस सपोज आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर हमने सॉलिड, मान लो आयरन की अगर हम बात करें, तो आयरन को अगर हमने किसी हैमर से हिट किया तो उसके अंदर एक वेव प्रोड्यूस होगी इन दी फॉर्म ऑफ साउंड। तो सॉलिड के पार्टिकल्स को हमने डिस्टर्ब किया
तो उससे क्या प्रोड्यूस हुआ, वेव प्रोड्यूस हो गई। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा वेव क्या होता है। तो वेव हमारे पास जब हम किसी भी मीडियम को डिस्टर्ब करते हैं तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो जाता है, एक्सपीरियंस प्रोड्यूस होता है, वेव्स प्रोड्यूस हो जाती हैं। अब हम वेव्स को अगर हम डिवाइड करने की बात करें तो हम इसको कैसे डिवाइड करेंगे। और एक और मैं एक सजेशन दूंगा आपको कि मेरी क्लास के अंदर आपने कोशिश करना है एक पेन और एक नोटबुक आप साथ में रखिए, क्योंकि ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली हैं जो आज तक आपने कहीं से नहीं सुनी होगी, और मैं ये चाहता नहीं आपको ये मिस हो जाए। ठीक है, तो हमने अभी मीडियम की बात की, और आपने जाना भी होगा कि मीडियम के बारे में आज तक आपको किसी ने बताया ही नहीं होगा। मैं फिज़िक्स वाले एस्पिरेंट की बात नहीं करता, जिन्होंने फिज़िक्स नहीं पढ़ी उनकी बात कर रहा हूँ। अब अगर हम बात करें इसकी ब्रांचेस की, तो हमारे पास वेव की जो ब्रांचेस होती हैं हम इनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। एक कैटेगरी को हम बोल देते हैं एस्पिरेंट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहा जाता है, और दूसरे पार्ट को हम कहते हैं मैकेनिकल वेव्स। बहुत ही सिंपल मैं आपको पढ़ाऊंगा और बिल्कुल इजी लैंग्वेज यूज़ मैंने करनी है, बिल्कुल आसान शब्दों में मैं पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, लिटिल बिट इंग्लिश भी यूज़ करेंगे हम। और सेकंड नंबर पे आता है मैकेनिकल वेव्स। वेव्स को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और मैकेनिकल वेव्स। अब कौन सी वेव को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं और कौन सी वेव्स को हम मैकेनिकल वेव्स कहते हैं, इसको अपने याद रखना है। मैं इसकी जो डेफिनेशन आपको बताऊंगा उससे पहले आपने याद रखनी है, जब कभी भी ओसिलेटिंग, मतलब ओसिलेट याद रखो, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, ये दो वर्ड्स ये आपने याद रखने हैं। किसी बुक में आपको ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ओसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक चार्जेस, या आप कह सकते हो ओसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। जब कभी भी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड ओसिलेट करते हैं तो उस ओसिलेशन की वजह से जो वेव्स हमारे पास बनती हैं उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम कहते हैं। तो नाम याद रखना है कैसे प्रोड्यूस होती हैं, मे बी यही आपको ऑब्जेक्टिव आ जाए। और अभी जो एग्ज़ाम एक हुआ है एस्पिरेंट्स एसआई का एग्ज़ाम हुआ है, फाइनेंस अकाउंट का एग्ज़ाम हुआ, इन दोनों के अंदर क्वेश्चन एक पूछा गया था कि बताइए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वो कौन सी वेव होती है जिसकी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है। तो क्वेश्चन देखो किस डेप्थ से पूछा गया है। ये तभी पॉसिबल होगा जब आपने अच्छे से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को पढ़ा होगा। और एक क्वेश्चन इसमें पूछा गया था सरफेस टेंशन का, सरफेस टेंशन का। अब ये सरफेस टेंशन का जो क्वेश्चन था ये पूछा गया था आपको 11th की फिजिक्स से पूछा गया था। अब देखो किस डेप्थ से जेके एसएसबी क्वेश्चन पूछती है, तो अगर आप ऊपर ऊपर से पढ़कर चले जाओगे तो फिर वो बात नहीं होगी। बुक से पढ़ना और मेरे से पढ़ना यही फ़र्क होगा कि मैं उन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा जो आपको बुक से नहीं मिलने वाली है। ठीक है, इसलिए पेन और नोटबुक आपने साथ में रखनी है। ओके, आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसी वेव्स जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को ओसिलेट का मतलब है ऐसे समझो कि हम किसी चीज़ को मूव करवा रहे हैं। ओसिलेशन का मतलब होता है टू एंड फ्रो मूव करवा रहे हैं। ठीक है जी। एंड मैकेनिकल वेव्स हमारे पास क्या होती हैं, इसमें आपने सिंपल याद रखना है, इन तीनों मीडियम में से जब कोई भी हमारे पास क्या करेगा, वेरी करेगा, डिस्टर्ब होगा, कौन कौन सा, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड, ये आपने याद रखना है। इन तीनों में से जब कोई भी मीडियम, खासकर हम इन दोनों की बात करते हैं, ज़्यादातर केसेस में इन दोनों की हम बात करते हैं, लिक्विड और सॉलिड, जब मीडियम डिस्टर्ब होते हैं तो हमारे पास मैकेनिकल वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। क्लियर हो गया। अच्छा, दूसरी डेफिनेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी होती है, याद रखना है आपने, वो वेव्स जिनको प्रोपोगेट करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। प्रोपोगेट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। ऐसी वेव्स जिनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी भी मीडियम का सहारा नहीं लेना पड़ता, ऐसी वेव्स को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एग्जाम्पल के तौर पर आप याद रखो, हमारे पास सन है और यहाँ पर क्या है, अर्थ है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि बताइए सन और अर्थ के बीच में कौन सा मीडियम होता है। तो आपका आंसर होना चाहिए कि इन दोनों के बीच में वैक्यूम होता है, मतलब कोई मीडियम नहीं है, वैक्यूम है, यहाँ पर कोई मीडियम नहीं है। तो अब क्वेश्चन ये है कि बताइए मुझे कि सन से अर्थ तक लाइट आती है,
अगर लाइट आती है तो लाइट को चलने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत है क्या? अगर मीडियम की ज़रूरत होती तो यहाँ पे मीडियम होता। अब मीडियम नहीं है, इट मीन्स के सन से अर्थ तक लाइट आ रही है विदाउट मीडियम, तो इट मीन्स लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो याद आपने रखना है कि लाइट हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मैंने कौन सी बता दी आपको? विदाउट मीडियम जो ट्रैवल करती हैं, विदाउट मीडियम ट्रेवल्स। इन सिंपल वर्ड्स में आपको लिखाऊंगा, कोई लंबी चौड़ी डेफिनेशंस नहीं लिखानी है, उतना ही लिखाऊंगा जितना आपको ज़रूरी है समझने के लिए। ऐसी वेव्स जिनको ट्रैवल करने के लिए, मतलब प्रोपोगेट करने के लिए किसी मीडियम का सहारा नहीं लेना पड़ता। इसका ओपोजिट आ जाओ तो मैकेनिकल वेव्स कौन सी होंगी? वो वेव्स जिनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमेशा एक मीडियम की ज़रूरत होती है। विदाउट मीडियम वो वेव्स ट्रैवल ही नहीं होती हैं। ऐसी वेव्स को ही हम मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर साउंड है हमारे पास। साउंड वेव जो होती है एक्सपीरियंस, दिस इज़ अ मैकेनिकल वेव्स, और ये एक ऐसी वेव है जिसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमेशा मीडियम ही चाहिए होता है। विदाउट मीडियम ये ट्रैवल ही नहीं करती है। अगर आप मून के ऊपर चले जाओ और मून के ऊपर आपको पता है वहाँ पर मीडियम नहीं है कोई भी, तो वहाँ पर अगर आप खड़े होके किसी को बुलाओगे, आवाज़ दोगे, वॉइस, तो वो वॉइस जो है वो डू नॉट ट्रैवल, बिकॉज वहाँ पे मीडियम ही नहीं है। तो ऐसी वेव्स जिनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए क्या चाहिए होगा? एक मीडियम की ज़रूरत होती है। तो ऐसी वेव्स को हम कहते हैं मैकेनिकल वेव्स। आई होप कि ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके साथ दूसरी वेव्स आती हैं, वाटर वेव्स हैं हमारे पास, विंड वेव्स होती हैं हमारे पास। तो ये सारी की सारी हमारे पास मैकेनिकल वेव्स कहलाती हैं। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। आगे मूव करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो आप। ओके, मूव फॉरवर्ड। Now further we divided mechanical waves into two types. अब हम मैकेनिकल वेव्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। मैकेनिकल वेव्स की भी हमें दो टाइप्स पढ़नी हैं। मैकेनिकल वेव्स, इसकी भी दो टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी टाइप्स होती हैं? बड़े ध्यान से आपने समझना है। एक होती है ट्रांसवर्स वेव, और नंबर सेकंड पे होगी लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव, ओके। अच्छा, इनको समझने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ, तभी आपको ये डेफिनेशन जाके समझ में आ जाएगी। मैकेनिकल वेव्स के अंदर मान लो हमारे पास ये एयर के पार्टिकल्स, इस तरीके से ध्यान से देखते रहना, ये एयर के पार्टिकल्स हैं, एयर के पार्टिकल्स हैं। हमने क्या किया? इस वाले पार्टिकल को डिस्टर्ब किया। अब याद रखना, मैकेनिकल वेव्स में दो टर्म्स यूज़ कर रहा हूँ, इसको बड़े ध्यान से आपने समझना है, तभी आपको ये डेफिनेशन दोनों बड़े इजीली वे में समझ में आ जाएंगे। एक होता है हमारे पास एक्सट्रीम, एंड नंबर सेकंड होता है मीन। मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन। मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन। अभी ये पार्टिकल्स जो हैं ये सारे के सारे अपनी मीन पोजीशन के ऊपर होंगे, बिकॉज ये रेस्ट में हैं। तो इनकी मीन पोजीशन हमें कैसे मालूम हो जाएगी? जहाँ पर ये पहले थे। तो मान लो एक पार्टिकल मैंने ले लिया, एक पार्टिकल मैंने ले लिया, तो ये मान लो O है, तो O इज़ द मीन पोजीशन ऑफ दिस पार्टिकल। अगर हम इसको ओसिलेट करवाते हैं, मतलब इसको हम डिस्टर्ब करते हैं, तो ये क्या करेगा? ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा और फिर वापस यहाँ से यहाँ तक जाएगा। इस तरीके से ये क्या करेगा? मूव करना स्टार्ट करेगा। ये पार्टिकल यहाँ पहुँचा, उसके बाद ये यहाँ पहुँच गया। तो ये पार्टिकल की ये एक्सट्रीम पोजीशन होती है, ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन होती है। तो याद रखना, मैकेनिकल वेव्स के अंदर जो पार्टिकल होते हैं, पार्टिकल की वजह से ही तो मैकेनिकल वेव्स प्रोड्यूस हो रही होती हैं। क्योंकि हमने मीडियम की बात की, तो मीडियम में पार्टिकल्स होते हैं। अब ये जो पार्टिकल्स हैं ये क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं अपनी मीन पोजीशन के ऊपर, वाइब्रेट करते हैं अपनी मीन पोजीशन के ऊपर। समझ में आया? इनकी वाइब्रेशन की डायरेक्शन होती है टू। बड़े ध्यान से समझना, तभी आपको ये दो डेफिनेशन समझ में आ जाएंगे। या तो ये क्या करते हैं, लेट अस सपोज कि हमारी वेव जो है ये जा रही है ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में,
वेव जो है वो ईस्ट से, और मैकेनिकल वेव की हम बात कर रहे हैं, तो ये ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में वेव मूव कर रही है। अब ये जो वेव प्रोड्यूस हुई, ये वेव प्रोड्यूस होती है पार्टिकल को डिस्टर्ब करने की वजह से, किसी मीडियम के पार्टिकल को डिस्टर्ब करने की वजह से। मान लो हम बात करते हैं यहाँ पे एयर की, एयर पार्टिकल है हमारे पास, हमने एयर के पार्टिकल को डिस्टर्ब किया तो हमारे पास एक वेव जनरेट हो गई। अब होगा क्या, यहाँ पर हमारे पास जो पार्टिकल्स होंगे, अगर वो पार्टिकल्स, ध्यान से सुनना, अगर वो पार्टिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं, मतलब अप एंड डाउन वाइब्रेशन होती है, और अगर हम देखें तो डायरेक्शन ऑफ वेव और डायरेक्शन ऑफ मोमेंट ऑफ पार्टिकल के बीच में जो एंगल बनता है दैट्स 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अगर ऐसा होता है कि जिस डायरेक्शन में वेव गई उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पार्टिकल वाइब्रेट होते हैं, तो ऐसी वेव को हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव कहा जाएगा। इतना आसान और इतना अच्छे से आपको कोई नहीं बताएगा और ना ही किसी ने बताया होगा। सिंपल कहते हैं ट्रांसवर्स वेव्स आर दोज वेव्स इन विच पार्टिकल्स वाइब्रेट टू द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ वेव। डेफिनेशन को हमने क्या करना है, हमने समझना है, ठीक है। आई होप कि ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। वेव की डायरेक्शन और पार्टिकल की वाइब्रेशन की जो डायरेक्शन होती है, इन दोनों में परपेंडिकुलर होना चाहिए, मतलब 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। उस केस में हम कहते हैं वेव हमारी कौन सी कहलाएगी, ट्रांसवर्स वेव कहलाएगी। दूसरा हमारे पास जो है, अगर पार्टिकल जो वाइब्रेट हुए, मान लो वेव जा रही है ईस्ट से वेस्ट की तरफ, इन पार्टिकल भी जो वाइब्रेट हुए वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ ही वाइब्रेट हुए। मान लो यहाँ पर पार्टिकल है तो वो यहाँ से इधर जाता है, फिर यहाँ से इधर आता है, एक पार्टिकल यहाँ से इधर गया और यहाँ से इधर गया, मतलब पार्टिकल्स की वाइब्रेशन की डायरेक्शन और वेव की प्रोपगेशन की डायरेक्शन अगर सेम हो जाए तो ऐसी वेव को बच्चों कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव हम कहेंगे। ट्रांसवर्स वेव समझ में आया। इसमें मैं इन शॉर्ट वर्ड्स में लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, क्या, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इज परपेंडिकुलर मैं सिंबल में लिख देता हूँ इस तरीके से, ये परपेंडिकुलर का सिंबल होता है, ठीक है, मैं ब्रैकेट में डाल रहा हूँ, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव, टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो जस्ट इसका रिवर्स आपको करना है। रिवर्स मतलब क्या होगा कि पार्टिकल और प्रोपगेशन ऑफ वेव की जो डायरेक्शन है वो दोनों की क्या हो जाएगी, सेम होती है। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे मूव करते हैं हम, थोड़ी सी स्पीड को मैं आप बूस्ट करता हूँ, ठीक है। स्लो हम चल रहे थे, कंसेप्ट आपने सीख लिया, अब मैं इसको बूस्ट करने जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके, नाउ मैं इसको रब कर देता हूँ। अब दो बातें और याद रखनी है आपने, यहाँ पे समझना है आपको। ट्रांसवर्स वेव को हम पहचानते कैसे हैं, जो भी वेव साइन की फॉर्म की होगी या जो भी वेव कॉस की फॉर्म की होगी उनको हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव हम कहेंगे। याद रखना है, ये साइन है हमारे पास और ये कॉस होता है, ये वेव्स होती हैं साइन की और कॉस की। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, साइन और कॉस फंक्शंस, ये उनकी वेव्स होती हैं, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। अगर इस फॉर्म में कोई वेव चली, अब इस फॉर्म में खासियत क्या होती है, इस पार्ट को हम बच्चों कहते हैं क्रस्ट और इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, ट्रफ। जो भी वेव क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में मूव करे उस वेव को कहते हैं ट्रांसवर्स वेव हम कहते हैं, ठीक है ना। अपर पोर्शन को क्रस्ट कहेंगे और लोअर पोर्शन को हम क्या कहेंगे, ट्रफ कहते हैं, ठीक है। दिस इज क्रस्ट एंड दिस इज ट्रफ। इसकी अगर हम बात करें तो इसमें जो वेव्स हमारे पास चलती हैं बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। देखो, यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन को हम कहते हैं कंप्रेशन, क्या कहते हैं, कंप्रेशन। और ये जो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है ये वाला, इसको हम कहते हैं रेयरफेक्शन, रेयरफेक्शन, RARE, रेयरफेक्शन। दिस इज कंप्रेशन, दिस इज रेयरफेक्शन। ऐसी वेव
जो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की फॉर्म में चले उस वेव को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है आपको एग्जाम में, वो कौन सी वेव होती है जो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की फॉर्म में ट्रैवल करती हैं, तो उन वेव को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। और जो वेव क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में चलें ऐसी वेव्स को हम क्या कहते हैं, आपने याद रखना है ट्रांसवर्स वेव। दूसरा इसमें डिफरेंस याद रखना, वो कौन सी वेव है, वो कौन सी वेव है जो साइन और कास की फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट की जा सकती। ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे और आपको याद रखना है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं जिनको हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, मतलब साइन और कास की फॉर्म में रिप्रेजेंट हम नहीं कर सकते। आई होप क्लियर हो गया होगा। कंप्रेशन का मतलब होता है लार्ज डेंसिटी, ये भी याद रखो आप, लार्ज डेंसिटी होती है कंप्रेशन की, डेंसिटी लार्ज होती है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में बनते हैं कि रेयरफेक्शन की डेंसिटी क्या होगी, लो होती है, लो डेंसिटी होती है। ओके, कंप्रेशन का मतलब होता है चीज़ों का बिल्कुल पास में आ जाना, और कंप्रेशन कब होता है, जब सारे के सारे पार्टिकल्स मीन पोजीशन की तरफ आएंगे, और जब मीन पोजीशन से दूर जाते हैं तो तब रेयरफेक्शन होता है। ठीक है, एग्जाम्पल भी की अगर हम बात करें तो जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सारी की सारी जो होती हैं वो ट्रांसवर्स इन नेचर होती हैं, या आप याद रख लो या रट्टा लगा लो, जो मर्जी कर लो, सारी की सारी वेव्स जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती हैं वो ट्रांसवर्स इन नेचर होती हैं। और बाकी हमारे पास साउंड जो है, मतलब साउंड जो वेव होती है, साउंड वेव ये वेव हमारे पास होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, वाटर वेव्स हैं, विंड वेव्स है, दिस इज ऑल लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, बिकॉज ये कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट अगर हम बात करें इन ट्रांसवर्स वेव की, तो कोई आपसे पूछे इनकी स्पीड क्या होती है, इनकी वेलोसिटी क्या होती है, तो ये आप याद रख लो वही होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर लाइट होती है, तो ये भी लाइट की स्पीड से ही ट्रैवल करती हैं। तो दिस इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अगर हम यहाँ की बात करें तो हम जो मैकेनिकल वेव्स हम लेते हैं, जिसमें हमने लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की बात की है, इसमें भी याद रखना जो साउंड वेव्स होती हैं इनकी जो वेलोसिटी है ये अलग अलग होती है। अब आपने मुझे बताना है कि किस मीडियम में इसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है। अगर हम एयर की बात करें, ध्यान से समझें, अगर हम एयर की बात करें 321 मीटर पर सेकंड से लेकर 342 मीटर पर सेकंड तक होती है। ये है 22 डिग्री सेल्सियस तक, और ये होती है 25 डिग्री सेल्सियस तक स्पीड होती है साउंड की। एयर के अंदर हाँ अगर हम बात करें, यहाँ से एक और चीज़ सीखने को मिलती है कि टेम्परेचर के बढ़ने से, यहाँ पर 22 डिग्री सेल्सियस था, यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस था, तो टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने से स्पीड ऑफ साउंड भी इंक्रीज़ हो जाती है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं लिक्विड की। तो लिक्विड में आपने याद रखना है 1480 मीटर पर सेकेंड, ये आपको याद रखनी पड़ेंगी वैल्यूज़। ठीक है, लिक्विड के केस के अंदर जो स्पीड ऑफ साउंड होती है दिस 1480 मीटर पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में ये 1.5 किलोमीटर ट्रैवल करती है। और एयर में कितना ट्रैवल करेगी एक सेकेंड में, या तो 342 या तो 321 मीटर पर सेकेंड ये ट्रैवल करती है। एंड लास्ट पे है सॉलिड, तो वहाँ पर है 6000 मीटर पर सेकेंड। तो आप मुझे बताइए अब कि इन तीनों मीडियम में साउंड की स्पीड ज़्यादा किस में होती है, तो याद रखना सॉलिड में सबसे ज़्यादा ये ट्रैवल करती हैं, और सॉलिड में जो मेटल्स होते हैं हमारे पास, मेटल में साउंड सबसे फास्टेस्ट ट्रैवल कर जाती है। तो आपने ये वैल्यूज़ याद रखनी है। स्पीड ऑफ साउंड मतलब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, हम साउंड की ही बात करेंगे इसमें, तो ये स्पीड होती है उसकी साउंड की, ठीक है ना। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जितनी भी हमारे पास होंगी वो किसके बराबर होती हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर मैं एक फार्मूला आपको बता देता हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो स्पीड हम कैलकुलेट करते हैं, जो वेलोसिटी हम कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए एक फार्मूला होता है, तो वो फार्मूला मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर उस फार्मूले को मैं लिखता हूँ, क्या होता है वो फार्मूला, C बराबर होता है 1/√μ0 × ε0। फार्मूला याद रख लो। मे भी ये भी पूछा जा सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कनेक्शन में ये आता है, क्योंकि ये उसी में से निकला है। स्पीड की अगर हम बात करें तो ये एक फार्मूला है हमारे पास, इस फार्मूले में से हम ये स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा वो रहा मैकेनिकल वेव्स और इसका बेसिक।
आगे अगर हम और बेसिक की बात करें, आगे हम बढ़ें, तो इसमें अब हम बात करेंगे करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या क्या होते हैं किसके, और किसी भी वेव्स के अंदर, उसको वेव्स को समझने के लिए, किसी मैकेनिकल वेव्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं। एक और टाइप की मैं वेव की बात कर लेता हूँ, फिर मैं आगे मूव करूँगा। एक वेव हमारे पास होती है मैटर वेव। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मैटर वेव। अभी दिक्कत ये है कि देखो मेरे माइंड में एक्सपोजर बहुत है, फिज़िक्स का बहुत एक्सपोजर है। अब मैं खुद को रोक नहीं सकता इन चीज़ों को ना बताए हो, क्योंकि अभी मेरा काम ही है आपको बताना, तो मैं कैसे अपने वो जो है एजुकेशन मतलब कैसे मैं आपको रोक सकता हूँ। तो जो मुझे आता है तो मैं कोशिश करूँगा आपको उतना ही बताऊँ जितना आप तक ज़रूरी है, ये नहीं कि हाई लेवल का बता दूँगा। मैटर वेव्स का मतलब होती है ऐसी वेव्स जो सब एटॉमिक पार्टिकल के मूवमेंट की वजह से होती है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स मूव करते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल क्या करेंगे, मूव करेंगे, उसके साथ जो वेव कंसर्न होती है उसे हम मैटर वेव कहते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स में कौन कौन आते हैं, इलेक्ट्रॉन आ गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, एंड एक्स्ट्रा कर दो इसको, क्योंकि हमें 3 ही ज़्यादा ज़रूरी हैं और आपको 3 ही पढ़ने हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। जब कभी भी ये पार्टिकल्स मूव करते हैं तो इनके साथ एक वेव जनरेट होती है जिसे मैटर वेव्स कहते हैं। इन सिंपल वर्ड्स में कहूँ, मैटर के मूवमेंट की वजह से जो वेव जनरेट होगी उस वेव को हम क्या कहते हैं, मैटर वेव कहा जाता है। मैटर मतलब मैटर की वजह से जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं उन्हें मैटर वेव्स हम कहते हैं। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। Okay, move forward. I will rub it. आई होप कि यहाँ तक आपको बेसिक क्लियर हो रहे होंगे और आपको ये भी पता चल चुका होगा कि हमें क्या नहीं आता था। ओके, तो चलिए आगे हम मूव करते हैं। अब और भी हमारे पास टाइप्स ऑफ वेव्स होती हैं, लेकिन वो आपके लिए ज़रूरी नहीं है। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको समझने की ज़रूरत है वेवलेंथ क्या होती है, एंड देन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एंड देन एम्पलीट्यूड क्या होता है, एंड देन फेज क्या होता है। तो ये बातें हम अभी डिस्कस करेंगे। नंबर लास्ट पे स्पीड की मैं बात कर दूंगा, स्पीड ऑफ वेव। तो ये सब आपको डायग्राम से समझ में आ जाएगा। तो मैं एक डायग्राम बनाता हूँ इसके लिए, आप भी ये डायग्राम बनाइए जल्दी समझने के लिए। लेट अस सपोज मेरे पास ये क्या है, एक साइन वेव है, और ट्रांसवर्स वेव की बात कर रहे हैं। आप लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी लेकर काम चला सकते हैं, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें ये क्रस्ट होता है और ये क्या होता है बच्चों, ये भी क्रस्ट होगा और ये क्या होगा, ट्रफ होगा। तो सिंपल वे में अगर मैं कहूँ, डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव क्रस्ट और 2 कंसेक्यूटिव ट्रफ। कंसेक्यूटिव मतलब साथ साथ वाले, जैसे ये क्रस्ट और ये क्रस्ट, ये ट्रफ, तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, ट्रफ बनेगा इस तरीके से। तो साथ साथ वाले जो क्रस्ट या ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम वेव लेंथ कहते हैं। अगर हम पहले बात करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, देखो यहाँ पर क्रस्ट है और फिर यहाँ पर क्रस्ट है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसे हम क्या कहेंगे, वेव लेंथ हम कहेंगे। तो डेफिनेशन याद होगी, डिस्टेंस बिटवीन, समझना है, याद रखने के लिए लिख लो, डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव क्रस्ट। बस मैं सिंपल इतना ही लिखता हूँ, और ट्रफ समझने के लिए। ओके, तो दो साथ साथ वाले क्रस्ट या दो साथ वाले ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम वेवलेंथ कहते हैं, और ये कैरेक्टरिस्टिक है समझने के लिए। अच्छा जी, डिनोट किसे करते हैं हम, ये तो आपने याद रखना है, डिनोट किसे करते हैं। तो इट इज़ डिनोटेड बाय लैम्डा, ग्रीक लेटर है ये लैम्डा, ये वाला। तो इसको याद रखो, ये जो लैम्डा है ये वेवलेंथ के लिए यूज़ किया जाता है वेव्स के अंदर। अगर लैम्डा दिख जाए तो मतलब ये वेवलेंथ की बात करने वाला है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या होती है, और फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़ा हुआ एक रिलेशन होता है टाइम पीरियड का। तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं।
तो पहले हम टाइम पीरियड को समझ लेते हैं, फिर आपको फ्रीक्वेंसी बड़े आसान से समझ में आ जाएगा। तो मैं एक सर्कल के ज़रिए आपको ये समझाता हूँ। मान लो एक पार्टिकल जो है यहाँ से अपनी जर्नी को स्टार्ट करता है। जर्नी स्टार्ट करेगा तो यहाँ पूरा सर्कल घूमने के लिए, यहाँ तक वापस आने के लिए कुछ टाइम लगा होगा, कुछ टाइम लगा होगा। कितना टाइम लगा इसको वन कंप्लीट ओसिलेशन करने में, या वन कंप्लीट पीरियोडिक मोशन करने में, या वन कंप्लीट सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने में, उसी टाइम को हम कहेंगे टाइम पीरियड ऑफ मोशन। टाइम पीरियड का मतलब इसको कितना टाइम लग गया अपनी एक रोटेशन कंप्लीट करने में, तो उसको हम कहेंगे ये इसका टाइम पीरियड होगा। आई होप क्लियर हो गया। कितना टाइम लगता है एक फुल रोटेशन, एक फुल ओसिलेशन करने में, उसको हम कहेंगे ये उसका टाइम पीरियड है। अच्छा जी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एक सेकंड में कोई बॉडी कितनी बार कंप्लीट मोशन करती है, कंप्लीट सर्कल में घूमती है। मान लो एक बॉडी यहाँ से चली, यहाँ तक वापस आई, अभी एक सेकंड नहीं हुआ, फिर से यहाँ पर जाएगी, फिर से यहाँ पर, अभी एक सेकंड नहीं हुआ, फिर से यहाँ पर आई, फिर से यहाँ तक पहुँची, मे बी 1 सेकंड हो गया। तो 3 रोटेशन कंप्लीट हुई कितने सेकंड्स में? 1 सेकंड में। तो बोलेंगे 3 इसकी फ्रीक्वेंसी है। तो स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी होती है कि नंबर ऑफ ओसिलेशन इन 1 सेकंड, और टाइम पीरियड होता है इन हाउ मच टाइम टू कंप्लीट 1 ओसिलेशन, मतलब कितना टाइम लेती है कोई ऑब्जेक्ट एक ओसिलेशन को कंप्लीट करने में। तो आई होप दोनों में डिफरेंस समझ में आया होगा। नंबर ऑफ ओसिलेशन इन 1 सेकंड, इन 1 सेकंड, इसको हम क्या कहेंगे? दिस इज अ फ्रीक्वेंसी। और याद आपने रखना है, फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से डिनोट करते हैं। दिस इज न्यू, एन यू याद रखो, न्यू। और ये बराबर होता है 1/t के, और t यहाँ पर क्या है? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड में आपको समझाया क्या होता है, कितना टाइम लगा एक ओसिलेशन करने में। और इन दोनों का जो ये रिलेशन याद रखो, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आपस में क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं, इनवर्स होते हैं। अच्छा जी। नेक्स्ट है हमारे पास एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। इन सिंपल याद रखो, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ज़्यादा हम इस पर वो दिमाग नहीं लगाएंगे। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड हम कहते हैं। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होगी किसी भी वेव के अंदर, किसी भी पार्टिकल की जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है, मतलब उससे ऊपर वो जा ही नहीं सकता, इट्स एम्पलीट्यूड। उसको क्या कहते हैं? उसका एम्पलीट्यूड कहा जाता है। अच्छा जी। फेज़ जो है ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगा। और स्पीड की अगर हम बात करें तो मे भी अगर मैं कहता हूँ वेव की स्पीड जो है c है, तो अब ये याद रखने का रिलेशन होता है फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ वेव या स्पीड ऑफ वेव, बिटवीन फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव एंड द वेवलेंथ ऑफ वेव। तो ये रिलेशन होता है, ये रिलेशन आपने याद रखना है। तो मैं मोटे लफ्ज़ों में यहाँ पर लिख देता हूँ, c बराबर होता है न्यू इंटू लैम्डा के। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अब आपने मुझे बताना है कि ये लेक्चर आपके लिए कितना यूज़फुल रहा, कुछ नया आपने सीखा, और जो मेरा पढ़ाने का मेथड है वो आपको कैसा लगा। तो आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। कमेंट करोगे तो तभी मुझे इनकरेजमेंट मिलेगी नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। और अगर आप चाहते हो मैं आगे भी वीडियो बनाऊं, तो आपने एक तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो इनको बच्चों के अंदर, जो फिज़िक्स जो कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो पढ़ रहे हैं वो उन बच्चों को शेयर कर दो। और आज हम इतना ही रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। ओके, गुड बाय दोस्तों।